बीए पार्ट सेकेंड ईयर फ़िलॉसफ़ी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पेपर सेकंड है लॉजिक। मैं हीरू फैरवानी, सह आचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आप लॉजिक में पिछले चैप्टर में भाषा के प्रयोग पर पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक लेंगे, डेफिनेशंस या परिभाषाएं। परिभाषा शब्द से आप सभी बच्चे अच्छी तरह से परिचित हैं। आपके जो सेकेंड ईयर का पेपर है लॉजिक, इसमें 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनको हमें 50 शब्दों में आंसर देना होता है। तो जो पहले 10 कंसेप्ट हैं, उन्हीं को ही हम डिफ़ाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित संप्रत्ययों को प्रत्येक को 50 शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो ये जो शब्द है परिभाषित कीजिए, तो ये परिभाषा जो शब्द है, यही आज आपका चैप्टर है। आपके चैप्टर का नाम ही परिभाषा है। परिभाषा से आप लोग सभी अच्छी तरह से इसका अर्थ समझते हैं, यानी किसी भी पद की गुणवत्ता को स्पष्ट कर उसका वर्णन करना परिभाषा कहलाता है। यानी वह अभिव्यक्ति जिसका अर्थ प्रकट किया जाए। तो पदों की गुणवाचकता में हम क्या क्या देखते हैं? हम सबसे पहले उसके गुणों में उसके सामान्य को और उसके सार गुण को शामिल करते हैं। यानी जब भी हम किसी पद के सामान्य और सार गुण का वर्णन करते हैं, तब वह उस पद की परिभाषा कहलाती है। तर्कशास्त्र का काम क्या है कि वह अपने व्यापक नियमों के द्वारा अनुमान की सत्यता को प्रमाणित करना चाहता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पद का अर्थ स्पष्ट रहे। यदि ऐसा नहीं होगा तो अनुमान में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के द्वारा हमें किसी पद की गुणवाचकता का पद के विभाग द्वारा उस पद की वस्तुवाचकता का सही ज्ञान होता है। तो किसी भी परिभाषा के पद में 2 तरह के गुण शामिल होते हैं। एक तो जातिगत गुण यानी विषयार्थक, और दूसरा विभेदक गुण। जातिगत गुण यानी वह पद जिसकी हम परिभाषा करने जा रहे हैं, वो किस जाति में शामिल है। जैसे मानव, मानव का जातिगत गुण क्या है? मनुष्यता। तो मानव में जो मनुष्यता का गुण है, वो उसका जातिगत गुण कहलाएगा। दूसरा है विभेदक गुण, यानी जो गुण किसी पद को अपनी जाति और दूसरी उपजातियों को, यानी दूसरी उपजातियों से विभेदित करता है। विभेदक गुण समकक्ष जाति से अलग करता है। जैसे मानव का विभेदक गुण है विवेक। अतः हम मानव की परिभाषा इस रूप में करेंगे कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। इस तरह की परिभाषा जब हम कर रहे हैं, तो परिभाषा की जो परिभाषा है, हम इस तरह से करेंगे कि किसी भी पद की परिभाषा उसकी मूल जाति तथा उसके विभेदक गुण के सार रूप वर्णन द्वारा की जाती है। ठीक है,
यानी उसका जो सामान्य गुण है, जो उसका सार है, वही परिभाषा कहलाती है। परिभाषा में जो दो ये गुण हैं, इनको हम डिनोटेटिव और कैनोटेटिव डेफिनेशन के नाम से भी जानते हैं। डिनोटेटिव डेफिनेशन यानी विषयार्थक परिभाषा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन परिभाषाओं में शब्दों या पदों का अर्थ विषयों को सूचित करके प्रकट किया जाता है, तो वो डिनोटेटिव या विषयार्थक परिभाषा कहलाती है। जैसे हम कलाकार शब्द के विषय का जब अर्थ बताना चाहेंगे, तो कलाकार का मतलब जैसे एग्जाम्पल देंगे, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, मनमोहन सिंह आदि। ये एग्जाम्पल देकर के हम इस विषयार्थक को स्पष्ट कर सकते हैं या उसका उदाहरण हम दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कैनोटेटिव डेफिनेशन। कैनोटेटिव डेफिनेशन का मतलब होता है गुणार्थक परिभाषा, यानी वे पद जिनमें हम शब्द से सूचित विषयों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले गुण या गुण के समूह का वर्णन करते हैं, तो ये कहलाएगी कैनोटेटिव डेफिनेशन। जैसे त्रिभुज शब्द है। अब त्रिभुज शब्द का अर्थ अगर हम इसकी परिभाषा देंगे, तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसी समतल आकृति जो 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई है, तो ये गुणार्थक परिभाषा कहलाएगी। अब परिभाषा जो है हमेशा प्रतीकों और शब्दों की ही होती है। परिभाषा के मूल रूप से 5 प्रकार के उद्देश्य हैं, और वे उद्देश्य हैं शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना, दूसरा है संदिग्ध अर्थों का निराकरण करना, तीसरा अर्थों को स्पष्ट करना, चौथा सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना, और पांचवा मनोभावों को प्रभावित करना। इस तरह से परिभाषा जो है हमारे 5 प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करती है। यानी परिभाषा से हम अपने शब्द भंडार में, हमारे जो शब्दकोश में शब्दों के एक से ज़्यादा जो अर्थ लिखे हुए हैं, दिए गए हैं, वो ही हमारे मानस पटल पर शब्द भंडार में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं। तो ये कार्य सबसे पहला परिभाषा का है। दूसरा, जो अर्थ स्पष्ट नहीं होते, संदिग्ध होते हैं या संशय उत्पन्न करते हैं, यानी एक से अधिक अर्थों वाले जो शब्द हैं या वाक्य हैं, उनका स्पष्टीकरण, उनके अर्थों को स्पष्टीकरण परिभाषाएं ही करती हैं। फिर जो अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, उनके आधार पर जब हम किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, तो उस सिद्धांत की व्याख्या करना भी परिभाषा का ही उद्देश्य रहता है। लास्ट में वो हमारे मन के जितने भी भाव हैं, उन सभी भावों को प्रभावित करना परिभाषा का मूल उद्देश्य रहता है। ठीक है। तो इस तरह से परिभाषा ही हमारे 5 प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक रहती है, जिसका एग्जाम्पल हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश हैं। आप लोग हमेशा पढ़ते ही तो हैं। हिंदी की डिक्शनरी और इंग्लिश की डिक्शनरी में जब हमें किसी शब्द का अर्थ देखना होता है, तो हम शब्दकोश को काम में लेते हैं। वहाँ हमें एक से ज़्यादा एक ही शब्द के अर्थ पढ़ने को मिलते हैं, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, हमारे शब्दों में वृद्धि करते हैं, हमारे शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। तो ये सारा जो कार्य है वो परिभाषा का ही रहता है। परिभाषा के मूल रूप से 5 प्रकार हैं, जो हम
नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।